नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। लेकिन यही सवाल अगर इनसे पूछा जाए तो इनका क्या जवाब होगा? हाल ही के दिनों में अंटार्कटिका से एक बहुत बड़ा टुकड़ा अलग होकर आइसबर्ग में बदल गया, जिसका आकार दिल्ली सिटी से 3 गुना ज़्यादा मानी जाती है और इसके टूटने को लेकर वैज्ञानिकों में बहुत ज़्यादा चिंता का विषय बनी हुई है। अगर दोस्तों आपसे ये कहा जाए इस बर्फ़ के टूटने का कारण हम सभी मनुष्य हैं, आप हैं और हम हैं, तो आप ये सोचते होंगे इस कामकाज वाली लाइफ में, घर ऑफिस वाली लाइफ में हम इसका जिम्मेदार कैसे हैं? इसमें क्या कनेक्शन है? दोस्तों कनेक्शन है, हम ह्यूमंस और इस बर्फ़ के टूटने के कारण में ग्लोबल वार्मिंग आती है। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की सतह यानी कि लैंड, ओशन और एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर में बढ़ोतरी होना ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। अमेरिकन गवर्नमेंट की एक एजेंसी है नोआ, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। इनके 2020 एनुअल क्लाइमेट रिपोर्ट के अनुसार 1880 के बाद हर दशक में 0.08 डिग्री सेल्सियस की पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है इसमें बढ़ोतरी हुई है। लेकिन 1981 के बाद इन 40 सालों में टेम्परेचर के बढ़ने की रफ्तार 2 गुनी हो गई है, जो 0.18 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप ये सोचते हैं कि जहां हम ह्यूमंस 15 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं, तो ये मामूली सा टेम्परेचर का बढ़ना क्या इफेक्ट है? तो दोस्तों अर्थ के टेम्परेचर में इसी थोड़ी सी मात्रा का बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग है, जिसकी बहुत सारी खामियाजा हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग को लेके। पहली पॉइंट में कॉज, इसका कारण क्या है। सेकेंड पॉइंट में हैज़र्ड, इसका क्या नुकसान है। और थर्ड पॉइंट में इसके प्रिवेंशन की बात करेंगे, इससे कैसे बचाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1 इसके कारण में चलते हैं। सूर्य से आने वाली जो हीट एनर्जी है पृथ्वी के सरफेस में आती है और ये अगेन रिफ्लेक्ट होती है स्पेस की तरफ। लेकिन एटमॉस्फेयर में मौजूद बहुत सारी गैसों में से कार्बन डाइऑक्साइड, जो ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, ये बहुत सारी हीट को ट्रैप करके पृथ्वी के सरफेस में वार्म बनाए रखने का काम करती है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा हीट को ऑब्जॉर्व करके रखना एक नेचुरल फेनोमेना है और बहुत ही ज़रूरी है पृथ्वी में सर्वाइव करने के लिए। लेकिन दोस्तों इसमें दखल अंदाजी की शुरुआत औद्योगिकरण में फैक्ट्री से निकलने वाली गैसों से हुई है और इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ये हीट के ट्रैप भी ज़्यादा करने लगी, जिससे एटमॉस्फेयर गर्म होने लगा पहले के मुकाबले ज़्यादा। दोस्तों सिर्फ फैक्ट्री से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की बात ही नहीं है, इसके अलावा ऑयल ड्रिलिंग, गैस ड्रिलिंग, ट्रांसपोर्टेशन से पेट्रोल डीजल का जलना, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए कोयले का जलना, खेती में नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर का यूज़, गार्बेज से मीथेन का निकलना, एसी रेफ्रिजरेटर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निकलना। यहाँ पे दोस्तों बताते चलें, कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा खतरनाक है मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करके रखती है। इन सभी बातों पे गौर करें तो एक पिक्चर बनती है जहाँ पे एनिमल्स की संख्या तो कम हुई है और ह्यूमंस की संख्या बढ़ी है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और वहीं जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाले पेड़ों की संख्या पहले ज़्यादा थी, अब काफ़ी कम हो चुकी है, जिसके कारण सारा ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं और ये सूर्य से आने वाली जितनी भी एनर्जी है उसी मात्रा में एब्जॉर्ब करके रखती है, जिससे पूरे पृथ्वी का सरफेस का टेम्परेचर पहले के मुकाबले ज़्यादा हो चुकी है। दोस्तों साइंटिस्टों की माने तो इस वक्त 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुकी है औद्योगिकरण के काल के मुकाबले। इस 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने से पहले के मुकाबले ग्लेशियरों का पिघलना ज़्यादा हुआ है, जिससे समुद्र के पानी का जल स्तर ऊपर उठ चुका है। अचानक भारी वर्षा होना, सूखा होना, 2013-2021 के जैसे उत्तराखंड में जैसे ग्लेशियर का पिघलने की घटना हुई थी, इनकी संख्या बढ़ जाना, चक्रवात, मौसम के पैटर्न में बदलाव। अगर आप प्रकृति के इस सभी घटनाओं से परेशान हैं तो ये एक अलार्मिंग टाइम है। साइंटिस्टों का मानना है अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो आने वाले 2040-2050 तक पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है उसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी और नेक्स्ट 80 सालों में जब इस सदी की अंत होगी उसमें पृथ्वी के जो एवरेज टेम्परेचर है उसमें 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। अब तक जिस चीज़ को हम लोग परेशानी समझते आए हैं उस समय एक डरावनी स्थिति में बदल सकती है। दोस्तों भारत के दृष्टिकोण से देखें तो जहां ग्लेशियर की मात्रा पहले से ज़्यादा पिघल चुकी होगी
तो समुद्र का जल स्तर बढ़ने से वहाँ पे बसे लोगों का पलायन समतल भूमि की ओर होगी, जहाँ नदियों का जाल है, नदियाँ सूख चुकी होंगी, शुद्ध पानी पीने का जल संकट बढ़ चुका होगा, बेमौसम बारिश होगी और हर 10 साल में एक चक्रवात की संख्या बढ़ जाएगी। जहाँ पे भारत की इकोनॉमी का बहुत बड़ा परसेंटेज कृषि पे आधारित है और हमारी कृषि मानसून पे आधारित है। मानसून के बिगड़ने से फसलों की भारी बर्बादी होगी, बेमौसम बारिश के कारण बाढ़ और इससे बीमारियों की संख्या में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, इकोनॉमी डाउन जाने लगेगी, सरकार को हज़ारों करोड़ का नुकसान होगा, जॉब्स चले जाएंगे। ये सारी बातें लिंक है उस ग्लोबल वार्मिंग से। जब ये इतनी बड़ी बात है सभी देशों के लिए, तो इसको रोकने के लिए क्या उपाय है? इसे 2 लेवल में रोका जा सकता है, एक सरकार के एफर्ट्स द्वारा और एक हम आम इंसानों के एफर्ट्स के द्वारा। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए पेट्रोल डीजल वाली व्हीकल्स का कम यूज करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज ज़्यादा करें, बल्ब, एसी, रेफ्रिजरेटर का यूज़ कम, रासायनिक खेती को छोड़ के जैविक खेती की ओर सभी बढ़े, ग्रीन एनर्जी की ओर ज़्यादा बढ़े सरकार। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर दुनिया के सभी देशों ने चिंता जताते आई है, लेकिन पहली बार पेरिस समझौता 2015 के तहत सभी देशों ने एकजुट होकर ग्रीन हाउस गैस के इमिशंस को कम करने की बात मानी। पर दोस्तों, इसको लेकर अभी तक कोई भी देश ठोस कदम नहीं उठाया और इसीलिए दुनिया भर में बहुत सारे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ने इसके विरोध में आवाज़ उठाते आई है। हम लोग भारत की बात करें तो हमारे वेदों में, पुराणों में प्रकृति को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया इसके संरक्षण को लेके। हमारी भारत सरकार रिन्यूएबल एनर्जी पे काफ़ी जोर दे रही है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लिथियम बैटरी के प्रोडक्शन के लिए भी जोर दे रही है, लेकिन फिर भी ये सारी अपर्याप्त है जब तक आपका और मेरा इसमें सहयोग नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो मेरा मानना है कि आप ज़रूर जागरूक हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लोगों से शेयर करेंगे ताकि और भी लोग इससे जागरूक हों, जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से लड़ सकें। क्योंकि ये अब तक हमारे स्कूल के टेक्स्ट बुक में या किसी सेमिनार या किसी सबमिट में ही ये सब बात होती आई है, लेकिन अब बारी है हर इंसान के बीच में ये बात पहुँचे ग्लोबल वार्मिंग को लेकर। और दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।